we need to have the concept of doubly reinforced section by the WSM theory. WSM का बेसिक आप लोगों को समझ में आ ही चुका है, ये सबको ही आ चुका है अब तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कि WSM मेथड से डबली रीइंफोर्स सेक्शन किस तरह से डिजाइन या एनालिसिस करा जाता है। वी नो डब्ल्यू रीइंफोर्स सेक्शन के अंदर जो आपकी रीइंफोर्समेंट रहती है वो कुछ इस तरीके से रहती है। और देखिए जैसा कि आपको मैंने बताया कि आपका नीचे वाला जो रीइंफोर्समेंट होता है, सिंगली रीइंफोर्समेंट के तहत मैं ये बात बोल रहा हूं कि ये मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस तक आपके सारे मोमेंट को झेल सकता है। और जो आपके पास एक्स्ट्रा मोमेंट आता है एम अप्लाई माइनस में MOR, उसके लिए आप कॉम्प्रेसिव रीइंफोर्समेंट को प्रोवाइड करते हैं। व्हाई डू वी कॉल इट एज द कॉम्प्रेसिव रीइंफोर्समेंट? क्योंकि न्यूट्रल एक्सिस से नीचे का जो जोन होता है उसमें टेंशन आता है और न्यूट्रल एक्सिस से ऊपर का जो जोन होता है उसमें कॉम्प्रेशन आता है। तो कॉम्प्रेशन में आने वाली रीइंफोर्समेंट को कॉम्प्रेसिव रीइंफोर्समेंट का नाम दिया जाता है। आपके पूरे सेक्शन की जो डेप्थ है वो हमेशा की तरह मैंने D माना, इसके सेंटर से टॉप तक की जो डेप्थ है वो आपकी D है। और यहाँ कॉम्प्रेसिव रीइंफोर्समेंट के सेंटर से भी तो ऊपर की तरफ एक कवर प्रोवाइड होता है जिसको इफेक्टिव कवर का नाम दिया जाता है। ऑल यू नो व्हाट इज इफेक्टिव कवर? तो यहाँ पर जो इफेक्टिव कवर है उसकी वैल्यू हमने D' ले ली। एंड वी नो वन थिंग कि इफेक्टिव कवर दोनों में सिमिलर ही दिया जाता है, तो ये भी D' वो भी D', वो सब बेकार की बातें हैं, आगे चलते हैं। फिलहाल बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं आप लोगों को बोलना चाहूंगा यहाँ पर कि आप लोगों का जो WSM थ्योरी के तहत आप बीम को डिजाइन करते हो, डबली रीइंफोर्स्ड बीम को डिजाइन करते हो, तो वो एक थ्योरी के तहत होता है, उसका नाम होता है सिंपल स्टील बीम थ्योरी। देखिए स्टील बीम थ्योरी के नाम को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है और इतनी इंपॉर्टेंट है कि अगर क्वेश्चन आया तो ये मुश्किल क्वेश्चन में गिना जाता है RCC के, तब आसान क्वेश्चन में नहीं आता क्योंकि बहुत अनकॉमन थ्योरी है ये। स्टील बीम थ्योरी के नाम में बहुत कुछ रखा है, क्या क्या रखा है जरा उसको क्लियर करना। मैं ये कह सकता हूँ स्टील का मतलब तो आप सबको पता है, सरिया, और बीम का मतलब भी आपको पता है। अगर मैं दोनों को कंबाइन करूं तो मैं ये बात लिख सकता हूं कि ये इस्पात का बीम है, यानी पूरा का पूरा बीम कैसा हो गया? स्टील का हो गया। अगर पूरा बीम स्टील का हो गया तो मेरे दिमाग में क्या जा रहा है कि जो मेरा कंक्रीट वाला पोर्शन है उसको मैं खत्म कर रहा हूं, यानी कंक्रीट वाले पोर्शन की जगह एक्चुअली में मैं स्टील का यूज कर रहा हूं। इस नाम का मतलब ये, यही मतलब आ रहा है ना? पक्का आ रहा है? अब नाम में ही सब कुछ था और एक्चुअल में ये थ्योरी के एनालिटिकल पार्ट का स्टार्टिंग है। इस थ्योरी के अंदर हम लोग क्या मानकर चलते हैं? ऑल द स्ट्रेसेस विल बी बियर बाय स्टील ओनली। आपके जो स्ट्रेसेस हैं वो सिर्फ स्टील ही बियर करेगा। कंप्रेशन जोन हो, टेंशन जोन हो, दोनों ही जोन के अंदर आपका स्टील ही सिर्फ इन स्ट्रेसेस को बियर करने वाला है। ठीक है। दूसरा, अब मुझे पता है कि देखो आपका भी कॉम्प्रेसिव एक मोमेंट जनरेट होता है और वही आपका टेंसाइल मोमेंट भी जनरेट होता है। और ये बात आपको पता है कि अगर आप लोग स्ट्रक्चर में स्टेबिलिटी प्रोवाइड करना चाहते हो तो स्टेबिलिटी प्रोवाइड करने के लिए जो यहां से जा रहा है उतना यहां से भी आना चाहिए ताकि दोनों कैंसिल हो जाए और किसी भी तरह का वहां पे मोमेंट जनरेट ही ना हो। यही मतलब है। तो फॉर द स्टेबिलिटी क्राइटेरिया आई कैन से कि आपका कॉम्प्रेसिव मोमेंट टेंसाइल मोमेंट के बराबर रखा जाता है। या आपने ये पहले भी पढ़ा है कि कॉम्प्रेशन इज इक्वल टू टेंशन से हम लोग XC निकालते थे, तो वो स्टेबिलिटी क्राइटेरिया ही तो है सारा। तो मैंने यहाँ पर कहा कि आपको कंक्रीट तो अब देखना नहीं है, अब आपको सिर्फ स्टील से काम लेना है। तो यहाँ टेंसाइल स्टील के करस्पॉन्डिंग मोमेंट निकालना बाएं हाथ का खेल है, क्योंकि पूरी थ्योरी में पढ़ के आए हो। कैसे निकालते हैं? फोर्स इनटू टोटल डिस्टेंस, वो आता है। तो मैं ये बात लिख सकता हूं कि टेंसाइल स्टील का जो भी मोमेंट है और कॉम्प्रेसिव स्टील का जो भी मोमेंट है, उन दोनों को अगर मैं बराबर रख दूं तो एक्चुअल में मेरी स्टील बीम थ्योरी वैलिड हो जाएगी। मैंने क्या बोला? मैंने कहा कंक्रीट को हटा दो ना, तो कॉम्प्रेशन मोमेंट को आप कुछ कह नहीं सकते अभी, लेकिन टेंसाइल मोमेंट तो निकालना बहुत आसान है, क्योंकि सिंगली रीइंफोर्स सेक्शन में सिग्मा ST इंटू AST इंटू D माइनस में XA/3 आप लोग करते क्या थे? टेंसाइल मोमेंट निकालते थे। ये फॉर्मूले पहले पढ़ा रखे मैंने। तो अगर मैं ये कह दूं कि मेरे टेंसाइल मोमेंट सारा कॉम्प्रेशन मोमेंट के बराबर है, तो इसकी स्टील और उसकी स्टील का दोनों का इक्वेशन बन जाएगा। और मेरा बीम थ्योरी यही तो कह रहा है कि कंक्रीट हटा दो, स्टील को ले आओ। पक्का? तो मैं ये बात कह सकता हूं कि आप लोगों का इस थ्योरी के करस्पॉन्डिंग
मोमेंट इन द कंप्रेसिव जोन, मोमेंट इन कंप्रेसिव जोन शुड बी इक्वल टू मोमेंट इन द टेंसाइल जोन। मैं ये बात कह क्यों रहा हूं, बहुत ध्यान से समझ कर चलो आप लोग। मैं ये बात कह क्यों रहा हूं, क्योंकि मुझे पता है कि मोमेंट झेलने के लिए सरिया काम आता है, कंक्रीट काम नहीं आती। कंक्रीट तो मोमेंट में फट जाएगी पक्का, सरिया नहीं फटता। सरिया खींचता है ना, डक्टाइल नेचर की वजह से घुमाव को शो करता है और घुमाव को झेल सकता है। तो मोमेंट को झेलने के लिए सरिया काम आता है, इसलिए मैंने मोमेंट के करस्पॉन्डिंग स्टेबिलिटी क्राइटेरिया को डिफाइन किया। बात समझ में आ रही है, कोई डाउट तो नहीं आ रहा, अच्छे से आ रही है। तीसरी बात, आपको यह भी पता है, मैं ये बात पहले पढ़ा चुका हूं, घबराना मत आप लोग। आपको यह भी पता है कि आप लोग जब एक चीज को दूसरी चीज में कन्वर्ट करते हो, आप खत्म नहीं करते। आप कंक्रीट को यहां से हटा नहीं सकते। आप कंक्रीट को स्टील में कन्वर्ट कर सकते हो, स्टील को कंक्रीट में कन्वर्ट कर सकते हो, दोनों का इक्विवेलेंट एरिया निकाल सकते हो। बात समझ में आ रही है? और वो कैसे निकाला जाता था? मॉड्यूलर रेशियो की मदद से निकाला जाता था। तो यहां पर हम लोग जो मॉड्यूलर रेशियो लेकर चलते हैं, थोड़ा एक्स्ट्रा में लेकर चलते हैं। क्यों? क्योंकि देखो क्या है ना कि आपका ये जो कंक्रीट में स्टील है, वो स्टील डायरेक्ट कॉम्प्रेशन को झेलने लायक नहीं होता, वो टेंशन के लिए होता है। बेसिकली कॉम्प्रेशन झेलता है, तो वहां थोड़ा फैक्टर ऑफ सेफ्टी बढ़ जाए, इसलिए हम एम डैश को एक्स्ट्रा लेकर चलते हैं। तो वी नीड टू यूज द मॉड्यूलर रेशियो फॉर दिस पर्पस ऑल्सो। तो व्हेन आई विल बी गोइंग टू यूज मॉड्यूलर रेशियो टर्म, तो स्टील बीम थ्योरी के अंदर एसबीटी, स्टील बीम थ्योरी इज एसबीटी, उसके अंदर जो मॉड्यूलर रेशियो आप लोग यूज करते हो, वो ओरिजिनल मॉड्यूलर रेशियो का 1.5 गुना होता है। अब मेरी बात आती है यहां से कि ये जो ओरिजिनल मॉड्यूलर रेशियो का 1.5 गुना है, तो ओरिजिनल मॉड्यूलर रेशियो कितनी होती है? 280/3 सिग्मा सीबीसी। ये फॉर्मूला होता है, याद करना है। उसके बाद एक और फॉर्मूला इसका होता है, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ स्टील अपॉन मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ कंक्रीट। कल मैं यूपीएससी के एक बच्चे को पढ़ा रहा था, उसने क्वेश्चन पूछा था मुझसे, क्या मॉड्यूलर रेशियो सिर्फ स्टील और कंक्रीट में काम आती है? ऐसा कुछ नहीं है। मॉड्यूलर रेशियो इज एक्चुअली द कन्वर्जन फैक्टर बिटवीन द टू थिंग्स। इट कैन बी वुड और स्टील, इट कैन बी वुड और कंक्रीट, इट कैन बी स्टील और कंक्रीट। इट्स ऑन यू कि आप किसके बीच में क्या कन्वर्ट करें। बस एक को दूसरे में कन्वर्ट करने के लिए फैक्टर काम आता है। तो मैं ऐसा भी लिख सकता हूं कि स्टील अपॉन वुड भी हो सकता है, कंक्रीट अपॉन वुड भी हो सकता है, स्टील अपॉन कंक्रीट भी हो सकता है। तो डिपेंड ऑन द टास्क वट एवर यू आर डूइंग एक्चुअली। ठीक है। इसके बाद चौथी चीज एक और आती है, दैट इज नॉट एक्चुअली द एजम्पशन। ये तो पॉइंट हो गए स्टील बीम थ्योरी के, समझ आ रहे हैं ना? डाउट तो नहीं हो रहा? उसके बाद नोट करके मुझे एक पॉइंट पर्सनली बहुत अच्छा लगा, और ये बात है भी कि आप लोगों का जो भी डबली रीइंफोर्स के अंदर कॉम्प्रेसिव स्टील है, ये कॉम्प्रेसिव स्टील जनरली टेंसाइल से कम होता है। क्यों? क्योंकि टेंसाइल तो टोटल मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस को झेलने के लिए काम आएगा ही आएगा। बचे कुचे के लिए आती है ऊपर वाली काम, बचे कुचे मोमेंट के लिए काम आती है ऊपर वाली स्टील। ये बचा कुचा इतना ज्यादा नहीं होता कि बहुत मतलब इसको भी पार कर जाए, जनरली कम होता है। ठीक है, तो ये बात आप लिख लेना, ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है कि अमाउंट ऑफ कॉम्प्रेसिव रीइंफोर्समेंट इज जनरली लेस देन द अमाउंट ऑफ टेंसाइल रीइंफोर्समेंट। ये बातें आप सभी को पता होनी चाहिए। ठीक है, राइट एंड